नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। केंद्र की मोदी सरकार के एक फैसले ने आज देश में 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी। दरअसल सरकार ने कोरोना के कारण महंगाई भत्ता यानी डीए पर लगी रोक को हटा दिया है, साथ ही इसे 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने ये बड़ा फैसला किया। तो केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मियों और 65 लाख रिटायर्ड लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डीए यानी कि महंगाई भत्ते पर 18 महीने से लगी रोक हटाने का फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकारी कर्मियों को ये भत्ता 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। उन्होंने बताया कि डीए की दर 17% थी, जिसमें से 11% की वृद्धि हुई है, जिससे कि अब ये 28% हो जाएगा। अनुराग ठाकुर के मुताबिक कर्मियों का डीए मई 2020 में 21% था। ठाकुर ने बताया कि कोविड की परिस्थितियों के कारण डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी। वहीं पर इस कदम से सरकार पर 34,400 करोड़ का बोझ पड़ने का अनुमान है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की रकम छमाही आधार पर दी जाती है और हर साल 2 बार भत्ते की किस्त मिलती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने गोलाबंदी शुरू कर दी है और राहुल गांधी से मीटिंग के सामने प्रस्ताव रख दिया है कि विपक्ष का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार शरद पवार को होना चाहिए। लगातार प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात हाल ही में हुई थी, जिसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शरद पवार हो सकते हैं। अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं और अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। लेकिन इन विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जून के आखिर या फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने वाले अहम चुनाव यानी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई खास चर्चा दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष की ओर से एनसीपी प्रमुख राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को गांधी परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने ये बात रखी थी। कोरोना को भगाने के लिए देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से देश में वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ गया है और इन सब को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। राहुल गांधी ने भी एक बार फिर से ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और लिखा कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं। तो एक बार फिर से देश में वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही है। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान सुस्त भी पड़ चुका है। वहीं आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। बुधवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और लिखा कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना पर सरकार को घेरते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि कोरोना से अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही है। महंगाई पर गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है। गौरव वल्लभ ने सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और ज़रूरत की चीज़ों पर से जीएसटी कम करने की मांग की। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार महंगाई को काबू करने में नाकाम रही है। सरकार की तरफ से कई ऐसे फैसले भी लिए गए जिससे कि आम आदमी की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ चुकी है। ऐसे में सरकार को आम आदमी की जेब के बारे में सोचते हुए कदम उठाने चाहिए।
पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंकने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन गोवा पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोवा के लिए भी फ्री बिजली और पानी का दावा किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली और जो पुराने बिजली के बिल है उसे माफ किया जाएगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस तरह के वादे कई अन्य राज्यों में भी कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब छोटे राज्यों पर पार्टी का विस्तार करने के लिए जुट चुके हैं। पंजाब और उत्तराखंड के बाद अब उन्होंने गोवा के लोगों से भी मुफ्त बिजली का वादा किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो गोवा के लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही बिजली के पुराने सारे बिल भी माफ किए जाएंगे। केजरीवाल ने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा सुंदर है लेकिन यहाँ पर राजनीति खराब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर गोवा की जनता को धोखा दिया है। साथ ही कहा कि गोवा के लोग देखते हैं कि दिल्ली में लोगों ने कांग्रेस बीजेपी को बाहर करके साफ राजनीति को जन्म दिया। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। दरअसल विपक्षी खेमे को लगातार इस विधानसभा के मॉनसून सत्र से डर लग रहा है। आपको बता दें कि डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले सत्र में सदस्यों के साथ सदन में मारपिटाई की गई थी। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने मांग किया है कि इस बार सदन में सदस्यों के साथ मारपिटाई नहीं की जाए, इसकी गारंटी सभा अध्यक्ष लें। तो बिहार विधानसभा का सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। विपक्षी सदस्यों को डर लग रहा है कि इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है। पत्र में तेजस्वी ने कहा कि पिछले सत्र के दौरान सभा परिसर में विपक्षी सदस्यों के साथ मारपीट की घटना के दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से अवगत करवाया जाए। सदस्यों को सुरक्षा की गारंटी भी दी जाए ताकि सदन में जाने से डर रहे विधायक मानसून सत्र में हिस्सा ले सके। कोरोना की दूसरी लहर के कम हो रहे प्रभाव के चलते तीसरी लहर के आने की चर्चा जोर पकड़ रही है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो बता दें आपको कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करने की बात कही। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बाजारों, मॉल, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में एकत्रित हो रही भीड़ के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और मुख्य सचिवों को सचेत किया है। अजय भल्ला ने कहा कि इस पर नियंत्रण करने के लिए जिला और स्थानीय अधिकारियों को सख्त से सख्त आदेश जारी करें ताकि कोरोना संक्रमण के बारे में एक बार फिर से कोरोना को फैलने से रोका जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में भी केंद्रीय गृह सचिव ने आगे कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में दर्ज हो रही गिरावट के बाद पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि इन प्रतिबंधों को सावधानी पूर्वक हटाया जाना चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। तो बात बीते 24 घंटों की करें तो मामलों में बढ़ोतरी भी देखी गई। आपको बता दें कि 32,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और वहीं 624 लोगों ने अपनी कोरोना से जान गंवा दी है। और बात करें अगर हिल स्टेशन और बाज़ारों में उमड़ी भीड़ की तो उसने परेशानियों को बढ़ा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है और कहा है कि तीसरी लहर को लेकर मौज मस्ती पर विराम लगाना होगा, सतर्क रहना होगा और सारे नियमों का पालन करना होगा। तो देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भले ही तेजी से कम हो रही हो, लेकिन दक्षिण भारत में कोरोना का बढ़ता ग्राफ चिंता बढ़ाने वाला है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 32,792 नए केसेस सामने आए, जबकि इस दौरान 624 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,09,46,074 को पार कर चुके हैं। देश में अब तक आपको बता दें कि कोरोना से 4,29,946
मामले अभी भी सक्रिय है, जबकि 3,01,04,720 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अब तक कोरोना से 4,11,408 लोगों की देश भर में मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के साथ साथ 2 स्थानीय आतंकी शामिल हैं। तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और तीनों आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। आपको बता दूं कि तीनों आतंकियों के मारे जाने के बाद पूरे पुलवामा इलाके में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और ताकि कि कोई भी हलचल जो है वहाँ पर ना हो, क्योंकि 2 आतंकी जो हैं वो लोकल हैं। ये तीनों आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। कल रात से ही ये आतंकियों के और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जो है वो चल रही थी और आज सुबह तड़के ही जैसे ही उजाला हुआ उसी समय सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को घेराबंदी करके मार दिया। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और कार्डन ऑफ करके आतंकियों की तलाश के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन और भी चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, तो वहीं यूपी सरकार ने कुछ पाबंदियों के साथ कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो एक तरफ जहां कोरोना अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ और तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सावन कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, तो वहीं पर यूपी सरकार ने शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और खुद संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। दिल्ली एनसीआर में अब मॉनसून जोर पकड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, वहीं बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है। दरअसल आपको बता दें कि बारिश से दिल्ली की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने ऐलान किया था कि मंगलवार को राजधानी में मॉनसून दस्तक दे सकता है। तो बता दें आपको कि देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश से मौसम सुहावना हो चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जताई है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह जलभराव के बाद जाम की स्थिति भी बनी। मौसम विभाग ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मानसून की दस्तक का आधिकारिक ऐलान किया था, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के मौसम ने करवट ली। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आने से तबाही मची है। खोरी गांव के मसले को लेकर हरियाणा भवन के बाहर प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल हरियाणा भवन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खोरी गांव में आज तोड़फोड़ भी होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा भवन के बाहर की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात और अलग अलग फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात जो है देखने को मिल रही है। बैरिकेटिंग पूरी तरीके से हरियाणा भवन के बाहर जो है कर दी गई है। यहाँ से आगे किसी भी जो व्यक्ति है उसको फिलहाल आगे जो है आने नहीं दिया जा रहा है और तमाम लोगों के हाथ में जो पोस्टर्स हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। खोरी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था और अवैध जो है करार दे दिया गया, तो उसके बाद से हरियाणा सरकार वहाँ से लोगों को खाली कराने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही है और चरणबद्ध तरीके से जो लोग हैं, जो प्रशासन है वो जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज खोरी गांव के मसले को लेकर फिलहाल यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है। आईसा के जो लोग हैं, AICCTU के जो लोग हैं वो यानी अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो फिलहाल बाहर आकर जो है हरियाणा भवन के प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने भी कहा है कि जो रिहेबिलिटेशन है वो कहीं ना कहीं जो है कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो पूरी तरीके से खोरी गांव के मसले को लेकर हरियाणा भवन के बाहर आज प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक बलवीर वाल्मीकि के भाई के लापता होने के मामले में कांग्रेस के कई विधायकों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान बलवीर वाल्मीकि ने गृह मंत्री अनिल विज के सामने
उनके भाई के लापता होने के मामले में पानीपत पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। इसके बाद गृह मंत्री विज ने पानीपत के एसपी को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि इस मामले में डीएसपी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करके जांच करवाई जाए। काबिले गौर है कि पानीपत की इसराना विधानसभा के जो विधायक हैं कांग्रेस से बलवीर वाल्मीकि, उनके भाई पिछले करीब 10 दिन से लापता हैं और अभी तक पुलिस को उनकी गुमशुदगी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। चंडीगढ़ में एयर प्यूरिफायर टावर स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और ये चंडीगढ़ के सेक्टर 26 एरिया में स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि इसके आसपास का एरिया की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर रोजाना काफ़ी वाहन गुजरते हैं, जिसके चलते पर्यावरण विभाग की ओर से सेक्टर 26 का एरिया चिन्हित किया गया है और यहाँ पर इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इस महीने के अंत तक इसका निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस एयर प्यूरिफायर टावर के लगने से चौक के आसपास की आबोहवा तो स्वच्छ हो ही जाएगी, साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम होगा और करीब 500 मीटर के दायरे में तापमान भी 5 से 6 डिग्री कम हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक स्क्रीन भी डिस्प्ले की जाएगी और ये स्क्रीन जो है जो हवा अंदर खींच रहा है उसमें प्रदूषण की कितनी मात्रा है और फिर सिस्टम से होकर गुजरने वाली आपसे वापस छोड़ी जा रही हवा कितनी शुद्ध है, ये सब स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और इससे शहरवासियों को भी जानकारी मिलती रहेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो चंडीगढ़ में और भी जगह पर इस एयर प्यूरिफायर टावर को स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच इनकाउंटर का मामला सामने आया है। दरअसल क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की क्राइम यूनिट को ये सूचना मिली थी कि 2 बदमाश घाटा गांव के इलाके से होकर गुजरेंगे। क्राइम यूनिट ने इसी को लेकर ट्रैप लगाया था, जिसके बाद 2 बदमाशों का इनकाउंटर किया गया। एक बदमाश को 3 गोली लगी है, जबकि एक बदमाश को 1 ही गोली लगी है। दोनों बदमाशों को दिल्ली के सफदरजंग में रेफर किया गया है। गुरुग्राम पुलिस के एक जवान को भी गोली लगने की सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि दोनों बदमाश जो कि मई महीने में यानी मई 2021 में पीजी संचालक की हत्या मामले में फरार चल रहे थे, दोनों पर 1-1 लाख का इनाम गुरुग्राम पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश की सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार के द्वारा कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इन रियायतों का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने कोरोना से संबंधित जितनी सोशल डिस्टेंस की हिदायतें थी उनकी पालना करना छोड़ दिया है। बात कर रहे हैं कैथल रोडवेज की। हमने आज यहाँ का दौरा किया। लगभग जितने भी यात्री थे और रोडवेज के कर्मचारी थे, अधिकतर बिना मास्क के देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्मल स्कैनिंग की या सैनिटाइज़र की, कहीं भी कोई सैनिटाइज़र की व्यवस्था दिखाई नहीं दी और ना ही कहीं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था दिखाई दी। इसको देखकर लग रहा है कि सरकार द्वारा दी गई रियायतों का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की अवहेलना कर रहे हैं। चाहे को और जिला स्वास्थ्य विभाग ये दावे करने में लगा था कि साइबर सिटी गुरुग्राम में सर्वाधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सूरत हाल ये भी है कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर जब लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए तो उनको मायूसी हाथ लग रही है। स्पुतनिक आने के बाद जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने ये दावा किया था कि अब वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से लाया जा सकेगा, लेकिन बावजूद इसके अभी भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी गति से चल रही है। 16 जुलाई में प्रदेश में तमाम स्कूलों को खोलने की प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि लंबे अरसे से कोरोना काल के चलते तमाम स्कूल बंद पड़े थे। अब 9वीं और 12वीं के बच्चे स्कूलों में आकर कक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए SOP भी जारी कर दिया गया है। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल में एंट्री कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों का तापमान चेक किया जाएगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चे कक्षाओं में बैठ सकते हैं, उसको लेकर तमाम जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था तो कहीं ना कहीं बच्चे ऑनलाइन क्लास घर पर ले रहे थे। बच्चों का और अभिभावकों का कहना है कि घर पर बच्चे काफ़ी बोर हो चुके हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का ये फैसला काफ़ी सराहनीय है। ऐसे में बच्चे स्कूल में जाकर
पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा ऑफलाइन क्लास बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगी। मानसून की पहली बारिश से लोगों में खुशी छा गई है, तो वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी का ठिकाना नहीं। किसानों का मानना है कि उनकी धान की रोपाई चल रही है, ऐसे में उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी। ईख और ज्वार की फसल भी सूखी जा रही थी, लेकिन बारिश होने से काफी खुशी का माहौल है। लेकिन साथ ही साथ बारिश प्रशासन की पोल भी खोलती नजर आ रही है, क्योंकि रोड जो है तालाब बन गए हैं और लगातार पानी भर गया है। आखिर वो जो करोड़ों रुपए का बजट आता है वो कागजों में सिमट कर रह जाता है। सोनीपत में आए दिन सोनीपत का अंडर ब्रिज है और अंडर ब्रिज पर यहाँ पर लगातार जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि नगर निगम दावे करता है कि उनकी तरफ से सारे इंतजाम मुकम्मल है और जिस प्रकार यहाँ पर सुबह से इस प्रकार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद 4 से 5 घंटे तक यहाँ अंडर ब्रिज के नीचे पानी भरा रहा और जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में जाम लग जाता है और जो एम्बुलेंस है वो भी जाम में फंस जाती हैं, कई घंटे लग जाते हैं। और दूसरी तरफ है लोगों के लिए निकलने का रास्ता नहीं बचता। लोग जो हैं अलग अलग माध्यम से निकलने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये अंडर ब्रिज है, हालांकि 5 घंटे के बाद यहाँ पर पानी जो है निकल चुका है, लेकिन प्रशासन के जिस प्रकार से दावे हैं कि लगातार उनकी तरफ से सारे काम मुकम्मल किए गए हैं, मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सोनीपत में लगातार थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि अब पानी निकल चुका है, क्योंकि 5 घंटे तक यहाँ पानी था और पानी अब निकल जाने के कारण अब जो वाहन जो है एक बार फिर सुचारू हो गए हैं। आबकारी विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक जागरूकता अभियान उनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें खुद आबकारी आयुक्त अमित खनगवाल गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जागरूकता के पीछे ये उद्देश्य है, जिस प्रकार से कोरोना काल के चलते कई बार लॉकडाउन लगा, ऐसे में शराब के ठेके बंद थे, जिससे कि अवैध रूप से शराब की बिक्री या हाथ से बनाने वाली जो हाथ काढ़ी शराब होती है या कच्ची शराब जो बिकती है, उसकी जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी संभावनाएं भी बिल्कुल समाप्त हो सकें, इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यदि गांव में कोई ऐसी गतिविधि होती है तो इसकी सूचना तुरंत आबकारी विभाग को दें या तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ये जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जहरीली और नकली शराब की जो संभावनाएं होती हैं वो जानलेवा साबित होती हैं और कई जगह ऐसे मामलों की वजह से कई जानें भी जा चुकी हैं। देर रात डाबरधड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर यूं बरपा कि कई लोग अपने घरों से गायब हो गए। इस आई आपदा में लगभग जिला कांगड़ा से 23 लोग लापता हुए। उसमें से अभी बात करूं तो 3 जगह जो है वो बचाव और राहत कार्य अभी भी चल रहा है। बात में जिला कांगड़ा के बोह की करूं तो वहां पर 15 लोग लापता हुए थे, उसमें से 5 को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 6 लोगों की उसमें मौत हो गई। 4 अभी भी वहां से लापता हैं। वहीं करेरी के साथ लगते गांव से भी 4 से 5 लोग जो हैं अभी लापता बताए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा के समीरपुर से भी 1 आदमी लापता है, जबकि जंडपुर और नगरोटा बगमा और साथ के साथ एक पंजाबी गाय की इस हादसे में मौत भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में जो है एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जहां पैराग्लाइडिंग की उड़ान को लेकर, फर्स्ट ट्रायल को लेकर जिला प्रशासन सुबह से ही तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन मौसम अनुकूल होने के कारण कहीं ना कहीं आज पैराग्लाइडिंग का फर्स्ट ट्रायल होने से रुक गया। अब इस सारे कार्यक्रम को कल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम पूरे किए हुए हैं, पर फिर भी मौसम ने आज जिला प्रशासन का साथ नहीं दिया। जिला प्रशासन भी उदास दिखाई। तो जनता टीवी के रिपोर्टर्स हर खबर को आप तक पहुंचाते हैं और हम खबर पर असर भी करवाते हैं। फिलहाल जनता रिपोर्टर में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता।